जैसे हम अपने घर की चाबी किसी को भी नहीं सौंप सकते, वैसे ही हम अपना देश किसी को भी नहीं सौंप सकते। को मजबूत करने के लिए अपना बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें। हमारा हर एक जाबाज रिपोर्टर हर एक सीट पर तैनात है। मोदी की गारंटी के सामने सब कोई फीका पड़ रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता आशीर्वाद दे रही है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा ईवीएम का चुनाव कराने की बात। घोषणा पत्र तो सिर्फ एक दिखावटी ऑर्नामेंटल चीज होती है। देश भर में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा उत्साह है। 9 सीटों पर यहां मतदान हो रहा है, जिसके हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा विस्तार न्यूज। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। लोकतंत्र के महापर्व का दिन, दूसरे चरण का मतदान और विस्तार न्यूज पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ ही करेंगे। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर अब तक 38.96% मतदान हुआ है। टीकमगढ़ में 40.21% मतदान हुआ है। तो दमोह की अगर बात करें तो 37.57% वोटिंग हुई है। खजुराहो में 37.89%, तो सतना में 40.83% मतदान। तो रीवा की अगर बात की जाए, जो कि विंद को साधने की कोशिश हमने रीवा में देखा था, लगातार दोनों पार्टियां कर रही थी, वहीं 31.85% ही मतदान अब तक हुआ है। होशंगाबाद में हुआ है 45.71% मतदान। अभी तक सबसे कम जो मतदान प्रतिशत देखने को मिला है वो रीवा में देखने को मिला है, लेकिन अभी आधा दिन बाकी है। देखना होगा ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ता कितना है, जनता किन बातों को ध्यान में रखकर मतदान केंद्र तक पहुंचती है और अपने मताधिकार का प्रयोग करती है। तो छत्तीसगढ़ का भी जिक्र कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर अब तक 53.09% मतदान हुआ है। कांकेर में 60.15%, महासमुंद में 52.06% वोटिंग हुई है। तो राजनांदगांव में 47.82% मतदान हुआ है। तो लगातार विस्तार न्यूज पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। और मध्य प्रदेश की 6 सीटों की क्या स्थिति है और साथ ही छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर लगातार हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं। भीषण गर्मी में वो रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं और तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर क्या वो मुद्दे हैं, किन बातों को ध्यान में रखकर जनता मतदान केंद्र तक पहुंच रही है। क्या होने वाला है इस बार चुनाव के बाद, नतीजे बताएंगे हाल, लेकिन पल पल की अपडेट, क्योंकि तस्वीरें बेहद खूबसूरत आ रही हैं। कभी दूल्हा दुल्हन नए जोड़े मतदान करने पहुंच रहे हैं, तो कहीं पर बुजुर्ग हो या फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो देखिए, आज एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आ चुका है कि बैलेट पर विपक्ष के सपने टूट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुराना दौर लौट कर नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को करारा तमाचा मार दिया है। इंडिया गठबंधन देश से माफी मांगे। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए, यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है, लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने
अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष के सपने चूर चूर हो गए, इंडिया गठबंधन को देश से माफी मांगना चाहिए। तो लोकतंत्र के महापर्व का आज दिन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज लोकतंत्र के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि विपक्ष ने एक याचिका लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और कहा है कि ऐसा कोई आधार नहीं और ईवीएम से चुनाव आगे होंगे, यानी बैलेट पेपर की मांग जो विपक्ष कर रहा था। स्थिति साफ हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में अपना संबोधन दे रहे थे तो इस बात का वो जिक्र करते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि इस पर क्या रिएक्शन विपक्ष का होता है और किस तरीके से विपक्ष इसका स्वागत करती है या पर इस पर सवाल खड़े करती है। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। माया नरोलिया है राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी की, कुणाल चौधरी हैं पूर्व विधायक है कांग्रेस से, अशोक रोहानी है बीजेपी विधायक है। सबसे पहले कुणाल जी आपका रुख करूंगी, विपक्ष क्या इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करेगा? झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। मतलब प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया कि ईवीएम को खत्म करना चाहते हैं, पहले लूटते थे, ये ईवीएम लाया कौन, पहला सवाल। दूसरा, जो याचिका थी वो ये थी कि ईवीएम के साथ जो हम वीवीपैट गिनते हैं उन सारी वीवीपैटों को गिना जाए। क्या लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र है? पक्का भरोसा। अगर कोई आदमी के हाथ में अगर वीवीपैट की पर्ची आ जाएगी, वो अलग उसके अंदर रखा जाएगी और आखिरी दिन काउंटिंग उसकी होगी और विश्वसनीयता बढ़ेगी। किसने कहा कि ईवीएम हटाना चाहते हैं? किसने कहा कि हमारे घोषणा पत्र जो है उसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि ईवीएम से वोट होंगे और कहीं ना कहीं जो पर्चियां हाथ में मिलेगी और उन पर्चियों को हाथ में बैलेट बॉक्स में डालेंगे और दोनों का आखिरी में मिलान होगा। तो ये आप देखेंगे कि देश का प्रधानमंत्री सरे मंच झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि मतलब उनके मंसूबे ये दूर हो गए, ये हमारे मंसूबे हैं कि देश के अंदर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके ऊपर और भरोसा कायम करिए। अकेले व्यक्ति की बात नहीं है। अभी एक जगह का पढ़ रहे थे 110% मतदान हो गए, मणिपुर के अंदर कहां पे हुए। अगर मतदान इस तरह से हो रहा है, अगर आप उसका चेक और बैलेंस का सिस्टम है तो उसमें इन्हें दिक्कत क्या है? मूल मुद्दों पे बात करते देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि अभी आज जो चुनाव हो रहा है वो मोदी जी की गारंटी पे हो रहा है। इसी मध्य प्रदेश में 2700 रुपए कुंटल गेहूं की गारंटी देके गए थे, 450 रुपए में गैस की टंकी की गारंटी देके गए थे, 3100 रुपए कुंटल धान की गारंटी देके गए थे, 3000 से शुरू करके 10,000 तक महिलाओं को देने की गारंटी देके गए थे, शेरपुरा के अंदर किसान की लागत आदि और कीमतें दुगनी करने की गारंटी देके गए थे। तो इस गारंटी तो दिए थे। अब मतदान किस आधार पर जनता करती है वो तो देखने वाली बात होगी और नतीजे बता देंगे कि गारंटी कारगर थी या फिर नहीं। लेकिन मेरा सवाल आपसे इतना था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि ईवीएम से चुनाव होंगे, तो आप लोग स्वागत करेंगे ना सर? नहीं, देश के सवाल ये होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री ने झूठ क्यों बोला ये बताया। बीजेपी के प्रवक्ता, क्या याचिका थी इनने पढ़ी है? क्या देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं मालूम क्या याचिका डली थी और किस बात के ऊपर याचिका थी? कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आप पढ़ लो, उसके अंदर स्पष्ट क्या लिखा हुआ। तो देश का प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहा है? सवाल इस बात का ठीक है कि देश का प्रधानमंत्री इतने जवाब दे दीजिएगा और साथ ही मुझे आपका रिएक्शन भी चाहिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया और साथ ही जो कुणाल चौधरी जी सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब भी दीजिएगा। माया जी, आवाज मिल रही है आपको? तो चलिए मैं उनसे बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले अशोक रोहानी जी का भी रिएक्शन ले लेती हूँ। अशोक जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी। मैं सबसे पहले तो कांग्रेसी मित्र से ये प्रश्न करूंगा कि ईवीएम से जो विपक्ष जीतता है वो इसी ईवीएम मशीन से जीतता है, क्या उस पर भी उनको शंका है क्या? और सुप्रीम कोर्ट पर भी उनको शंका है? किसी पर उनको भरोसा रह नहीं गया है? जनता से भरोसा पहले ही उठ चुका है उनका, जनता ने उनको अच्छे से निपटाया है। तो अब ये रोमठाई वाला जो रोमठाई हो रही है, ये जो आरोप लगाना सुप्रीम कोर्ट ने भी साबित कर दिया कि ईवीएम जो है बिल्कुल सही है।
इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है, मुद्दे भी नहीं बचे हैं और नेतृत्व भी नहीं बचा है। क्यों कुणाल जी मुद्दे नहीं बचे आप लोगों के पास? कांग्रेस का गारंटी कार्ड पूरा मुद्दों से भरा हुआ है कि नौजवानों को 30 लाख रोजगार एक साथ भरने का काम करेंगे। देश के अंदर 30 लाख पद खाली पड़े, 1 लाख रुपए साल का उस युवा नौजवान जो ग्रेजुएट होगा उसे देने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में जो देश के अंदर जो भर्ती परीक्षा घोटाला होता है, यहाँ व्यापम हुआ, अभी पटवारी हुआ, ऐसे उससे वो देने का काम करेंगे। महिलाओं को 1 लाख रुपए साल का देंगे। यहाँ पे श्रमिकों को न्याय मिलेगा, 25 लाख तक का इलाज मिलेगा, सामाजिक आर्थिक जनगणना होगी, कर्ज की माफी होगी किसान की, नौजवानों को कोई भी एग्जाम फीस नहीं लगेगी, उनके जो लोन है एजुकेशन लोन वो माफ होंगे। मुद्दे हमारे पास है, हमने कब मना करा मुद्दे? हम तो मुद्दों पे ही बात करते हैं कि भैया बीजेपी ने जो गारंटी दी थी बताया क्या? मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी अभी 2023 के चुनाव में आए थे, 450 गैस की टंकी नहीं बोल के गए थे क्या? 2014 के अंदर जब आए थे तो उन्होंने नहीं कहा था कि 400 रुपए में गैस की टंकी डायन है? या अशोक रोहानी जी भी सड़क पे कपड़े उतार के डांस कर रहे थे और शर्ट उतार के कह रहे थे डायन हो गई, 1200 रुपए पे इनके मुंह में दही जम गया। ये उस मूल मुद्दे की बात क्यों नहीं करते जिस मूल मुद्दे के ऊपर राजनीति मध्य प्रदेश और देश के अंदर चल रही? हम तो मुद्दों पे बात कर रहे हैं और हमने जो याचिका थी, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस के पास मुद्दा ही नहीं। अब जनता किन के मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान केंद्र तक पहुंचती है तो नतीजे ही बताएंगे। सर माया नरोलिया जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है कि महिलाओं को सशक्त करना है, तो कितना इंपैक्टफुल रहने वाला है होशंगाबाद सीट की भी अगर मैं बात करूं, या पूरे देश में इस बार महिला क्या चेंजेस लाएंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सरकार है, हमारा जो नेतृत्व है, वो कह नहीं रहा कि महिलाओं को सशक्त करेंगे, वो महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। महिलाओं को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और स्वयं सहायता समूह एवं NGO की हमारी मातृशक्ति बहनों को स्वरोजगार स्थापित करके उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो लगातार हम देख रहे हैं माया जी कि प्रधानमंत्री मोदी हों या भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हों, मैदान में नजर आ रहे हैं, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहा है। आप खुद कह रही हैं कि सशक्त करने का महिलाओं को काम किया है, मोदी की गारंटी, मोदी मैजिक जब देश में चल रहा है, तो उसके बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि आप लोग ये नहीं चाहते कि कोई भी एक सीट चूक जाए। एक बार ये बता दीजिए कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में कितनी सीटें ला रहे हैं आप लोग? मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हमारे 29 सांसद जीतेंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश की पूरी भाजपा और महिला मोर्चा 29 सांसदों के रूप में कमल फूल की माला माननीय प्रधानमंत्री जी को सप्रेम भेंट करेगी। तो देखिए, राज्यसभा सांसद है माया नरोलिया और ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो चले सीधे रुख करेंगे राजगढ़ का। अमित शाह पहुंचे हुए संबोधन व्यक्त कर रहे हैं, रुख करेंगे राजगढ़ का। भाई रहने दो, क्या कर रहे हो अभी? चलो सारे पुलिस वाले बाहर निकलो। और नरेंद्र मोदी जी ने सब बैठ जाइए जरा। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में समग्र देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर दिया। डिग्गी राजा के समय में मध्य प्रदेश नक्सलवाद से पीड़ित राज्य माना जाता था। आज
भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी सालों से गरीबी हटाने का बात करती थी, 4 पीढ़ी तक बात करी, मगर कुछ नहीं हुआ। 10 ही साल में मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम, 80 करोड़ लोगों को हर महीना 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 4 करोड़ लोगों को अपना घर दिया। 3 करोड़ लोगों को घर में बिजली दी। 10 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और 14 करोड़ लोगों को घर में नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाई और बहनों, ये दिग्गी राजा का शासन था। मैं भगवान महाकाल का दर्शन करने गुजरात से आता था, गहरी नींद लग जाती थी अहमदाबाद से दाहोद आते आते, मगर जैसे ही दाहोद क्रॉस कर मध्य प्रदेश में घुसते थे, नींद पूरी खुल जाती थी, क्योंकि धड़ाम से गाड़ी गड्ढे में गिरती थी। मालूम ही नहीं पड़ता था कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है, मालूम ही नहीं पड़ता। किसान भाइयों बहनों, मुझे बताओ, खेत में पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था दिग्गी राजा ने की थी क्या? जोर से बोलो, की थी। 24 घंटा बिजली आती थी, किसान को 6,000 रुपया मिलता था, गरीब को 5 किलो अनाज मिलता था, 5 लाख तक का इलाज होता था, युवाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी क्या? और पूरा चंबल का इलाका डाकुओं से भरा हुआ था या नहीं था? नक्सलवाद था या नहीं था? अरे दिग्गी राजा, क्या मैंडेट मांगने आए हो? इतने साल तक भाग गए, भोपाल चले गए, अब राजगढ़ आए हो। राजगढ़ वालों को पूछो, आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अरे बोलो भाई, चाहते हो क्या? ये दिग्गी राजा के साथ बंटाधार शब्द जुड़ गया है। राजगढ़ वालों, यहां बंटाधार करना है क्या? करना है क्या? और ये दिग्गी राजा के सलाह से राहुल बाबा ने अपने घोषणा पत्र में किया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे, माइनॉरिटी के पर्सनल लॉ। भाई और बहनों, सरकार तो आनी नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए? शरिया कानून से देश चलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी पर्सनल लॉ की बात कर पिछले दरवाजे से देश में शरिया कानून लाने का बात करती है। और ये दिग्गी राजा इनसे भी 2 कदम आगे। भगवा आतंकवाद। अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं, देखने के बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर बुलाते हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा? ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया है। जाकिर नाइक को ये गले लगाते हैं। अफजल गुरु
जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया, इसकी फांसी का विरोध करते हैं। पीएफआई पर बैन लगाने का विरोध करते हैं और सीए के समर्थक पर लाठी चलाने का काम। भाई और बहनों, मुझे बताओ, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए ना? ये बता देना बंटाधार को, हम राजगढ़ को फिर से बीमारू राजगढ़ नहीं बनाने देंगे, नहीं बना देंगे। मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है। हर खेत में हर किसान को सिंचाई की व्यवस्था की है। कांग्रेस पार्टी के राज में मक्के की एमएसपी 1300 रुपया थी, 2000 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सोयाबीन 2560 था, 4600 करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। गेहूं 1400 रुपया था, बढ़ाकर 2275 करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, बहुत बार ये आए, बहुत बार गए, अब समय आ गया है इनको परमानेंट विदाई देने का। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया हूं। भाइयों और बहनों, हमारे नेता रोडमल जी ने 2000 करोड़ का प्रावधान रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन परियोजना के लिए किया। अनाज उत्पादन 12 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचा। 200 बिस्तरों के अस्पताल को 500 बिस्तर का बनाया। 400 करोड़ से राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाया। 100 करोड़ से 7000 किलोमीटर की नई पाइपलाइन से 1350 गांवों में नल से जल पहुंचाया और 27 करोड़ के खर्चे से देश में 7 में से 1 ऐसा व्यावसायिक महाविद्यालय खोलने का काम भी हमारे रोडमल जी ने किया। 13 करोड़ से आदर्श महाविद्यालय, 12 करोड़ से नवीन शासकीय महाविद्यालय, 9 करोड़ से लॉ कॉलेज, 400 करोड़ से मेडिकल कॉलेज और पीएम श्री स्कूल को बनाने का काम भी हमारे रोडमल जी ने किया। और राजगढ़, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़, कुरावर और श्यामपुर में नई रेलवे ट्रैक बनाने का काम भी हमारे सांसद महोदय ने किया है। राजगढ़ वालों, अंत में मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, सभी को कोरोना का 2-2 टीका लग गया है नहीं लग गया? अरे यार जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ता। लगा है या नहीं लगा है? सब हाथ उठाओ जिसको लगा है। एक 4 आना भी देना पड़ा है, जरा जोर से बोलो, देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाई या नहीं पिलाई? मुफ्त टीका लगाया या नहीं लगाया? 130 करोड़ लोगों को हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना का टीका लगाकर भारत को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और उस वक्त ये दिग्विजय सिंह और राहुल बाबा ये कहते थे टीका मत लगाइयो, ये मोदी का टीका है। ये तो भगवान ने अच्छा सबको बुद्धि दी है, इनकी कोई सुनता नहीं है, वरना हमारा क्या होता। और जब ये दोनों ने देखा कि सब लोग टीका लगा रहे हैं, एक दिन रात को जाकर खुद भी टीका लगाए। अरे राहुल बाबा, कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हो,
शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। भाई और बहनों, इनके हृदय में जनता का भला नहीं, इनके हृदय में खुद की राजनीति है। और मैं आज कहने आया हूं, यह डबल इंजन सरकार है। एक और हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी सरकार चला रहे हैं और ऊपर नरेंद्र मोदी जी चला रहे। ये डबल इंजन सरकार दिन दूनी रात चौगुनी मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। 5 साल में मोदी जी ने 9 लाख करोड़ रुपया, 7,74,000 करोड़ रुपया ग्रांट का और 1,77,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर का मध्य प्रदेश को देने का काम किया है। और मध्य प्रदेश का विकास, रसिका पांडे, ये 20 साल से RASI के बंटाधार जिसको बीमारू राज्य बनाकर गए थे, वो मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी टर्म दे दो, मैं कहकर जाता हूं, तीसरी टर्म में भारत संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। और देखिए गेस्ट में इस वक्त एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजय मिश्रा भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश रहेगी। लेकिन माया नरोलिया जी, आपका रुख करूंगी। महिलाओं का हम जिक्र कर रहे थे और आपने दावा भी किया है कि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के खेमे में होगी। और हम लगातार इस बारे में बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार हम देख रहे हैं कि प्रचार प्रसार करने पहुंच रहा है, दौरे कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन अभी हम दर्शकों को सुना रहे थे और आपने भी सुना होगा कि अमित शाह ने कहा कि किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, मध्य प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी ने इतना कुछ दे दिया है तो उसके बाद भी इतनी कड़ी मेहनत की जरूरत क्यों पड़ रही है? माया जी, कड़ी मेहनत की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हम जीत तो रहे हैं, लेकिन हम ऐसी जीत हासिल करना चाहते हैं कि सामने वाले जो कांग्रेसी खड़े हैं उनकी जमानत तक जब्त हो जाए और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीते। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत संकल्प के मूल मंत्र को लेकर काम कर रहे हैं। वो देश के लिए काम कर रहे हैं, वो भारत माता के लिए काम कर रहे हैं। और मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, मोदी जी का पूरा देश परिवार है। हम सब मोदी जी के परिवार हैं और वो सब परिवार के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी देवीय शक्ति हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से निरंतर काम कर रहे हैं और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाने का काम जो हमारी मोदी सरकार कर रही है, उसके लिए हम सब मिलकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बना, अब हमारा भारत विकसित भारत की ओर अग्रसर है। और पूरी जनता में मोदी जी ने विश्वास जागृत किया है। मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी जो कहते हैं तो जनता उस पर विश्वास करती है। अगर मोदी जी ने कह दिया कि थाली बजाना है तो पूरा देश थाली बजाने लगता है। अभी अमित शाह भाई बोल रहे थे, कोरोना काल की इतनी भीषण बीमारी में मोदी जी ने जो कमाल कर दिखाया, आज हम सब उस कोरोना वैक्सीन के टीके लगने के कारण आज हम सब लोग यहाँ पर हैं। और एक भी पैसा किसी भी नागरिक का, किसी भी माता माया जी, बहनों यही का वजह है कि आप पैसा लोग इतने कॉन्फिडेंट इसी वजह से हैं कि मोदी का मैजिक देश में चल रहा है। अशोक रोहानी जी, आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगी। वैसे तो माया जी ने कह दिया है कि 29 की 29 सीटें आप लोग जीत रहे हैं, आपसे पूछना चाहूंगे, आप भी यही दावा करेंगे? निश्चित रूप से 29 सीटें जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। यह अति आत्मविश्वास नहीं है, ये आत्मविश्वास है। और जो हमारे लीडर जनता के बीच में 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं, तो कुछ किया है तब लेकर जा रहे हैं। कांग्रेस पूरे मैदान में नहीं है, इस बात से
अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस का एक भी लीडर आपको मैदान में नहीं दिख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी उसके बाद भी कड़ी मेहनत करके 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रही है, और आने वाले 25 साल का विकसित भारत कैसा होगा उसको भी जनता के बीच में ला रही है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार स्ट्रैटेजी बना रही है, रणनीति बना रही है, और कांग्रेस का खेमा भी खाली होते जा रहा है। संजय मिश्रा है, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीति को बखूबी समझते हैं, पत्रकारिता में उनका अच्छा एक्सपीरियंस है। संजय मिश्रा जी, मेरा आपसे सवाल इसलिए रहेगा क्योंकि आप कई चुनाव देख चुके हैं, इस बार का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग भी है। जैसा कि बीजेपी के तमाम दिग्गज कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी रण में उतरी हुई है, लेकिन कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस का एक और मुद्दा था, हर चुनाव के बाद कांग्रेस कहती थी कि ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए जाते थे, आज से उस पर भी विराम लग चुका है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप सर, और दर्शकों को बेहतर तरीके से समझाइएगा। देखिए, आपका ये बिल्कुल कहना सही है, और मैं उनको मानता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस को इस महासमर में लगना चाहिए था, उस तरह से उनके लीडर्स की उपस्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है, और जैसे होनी चाहिए थी, इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। शायद कांग्रेस ये मान के बैठी है कि मोदी सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की कोई अंदर कोई वैसी बात है जिसका लाभ उसे मिल जाएगा। यही कारण है कि बड़े नेता शायद इस रणभूमि में आ नहीं रहे हैं, वो दक्षिण भारत का रुख कर रहे हैं, जहां वो अपनी संभावनाएं ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन ये कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, और मैं ये मानता हूं कि ये अभी भाजपा की जो राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने जो बात कही माया नरोलिया जी ने, कि ये सही है कि मोदी जी के नाम और काम पर भाजपा मैदान में है, लेकिन ये भी सही है कि जो इस बार का प्रचार का टोन है वो बदला हुआ है। विकास मंचों पर केवल थोड़े बहुत चर्चा के लिए है, लेकिन मुद्दे बहुत, जिन मुद्दों पर ज़्यादा फोकस है वो दूसरे मुद्दे हो रहे हैं। धर्म के मुद्दे, इस तरह के हिंदू मुसलमान के मुद्दे खुलेआम चर्चा में आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि लड़ाई थोड़ी सी कठिन है, कुछ सीटों पर कठिन है, और इसको नेतृत्व भी समझ चुका है। इसलिए देखिए, दो चीज़ और मैं मानता हूँ इसके पीछे, कि भाजपा के पास, कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है यहाँ पर। कांग्रेस ने तो 29 सीटों में सिर्फ एक सीट उसके पास, छिंदवाड़ा की सीट थी केवल 2019 में। 2014 की जो लड़ाई हुई थी उसमें 2 सीट कांग्रेस के पास थी, तो 2 में 1 सीट वो खो चुकी है, 1 सीट बची हुई है। उसको खोने के लिए बहुत ज़्यादा है नहीं, जो कुछ भी है उसके लिए एक संघर्ष करके पाने के लिए है। अगर 1 के बजाय 2-3 सीट भी वो अर्जित करती है तो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी, और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, नीचे कार्यकर्ता से लेकर और ऊपर का नेतृत्व सभी मैदान में डटे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ मौजूद है संजय मिश्रा, वो भी समझा रहे थे। और माया जी, आप लोग लगातार दावे कर रहे हैं कि 29 की 29 सीटें आप लोग ले आएंगे, लेकिन कई सीटों पर नाराजगी भी तो है। और क्या वहाँ, अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें या सीधी की बात करें, कुछ सीट ऐसी हैं जहाँ पर डर तो नहीं लग रहा है कि ये सीट हमसे जा सकती है? मुझसे है ये सवाल क्या? जी, आपसे सवाल है माया जी। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम इस बार छिंदवाड़ा भी जीत रहे हैं जी, और थोड़ी बहुत नाराजगी नहीं, बिल्कुल भी नाराजगी नहीं है, क्योंकि मोदी चेहरा, जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि हमको मोदी जी को वोट करना है, हमको कमल फूल को वोट करना है। जनता और किसी चीज़ में कोई आरोप प्रत्यारोप, कोई विरोधाभास कहीं भी नहीं। मतदाता पूरी तरीके से सक्रिय सजगता के साथ अपने मत का उपयोग कर रहा है, और पूर्ण रूप से वो मोदी जी को देख रहा है, वो कमल फूल को देख रहा है, वो भारत माता को देख रहा है, और वो राष्ट्र को देख रहा है। मैं एक बात हमारे कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहती हूँ कि राम सबके आराध्य हैं। हमारे राम तम्बू में विराजमान थे, जो हमारे जीवन के आधार हैं, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प के कारण राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, लोकार्पण हुआ, और भव्य प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में हमारे रामलला को विराजमान करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। और ये आमंत्रण हमने कांग्रेस को भी दिया था, लेकिन कांग्रेस ने ये आमंत्रण ठुकराया। इससे क्या सिद्ध होता है कि राम आपके नहीं है क्या?
भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की कोई राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सबके साथ, सब भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजना है, मोदी जी की प्रधानमंत्री आवास योजना, वो मुसलमानों को भी मिल रही है, जैन को भी मिल रही है, ईसाई को भी मिल रही है, हिंदू को भी मिल रही है, जो उस पात्रता की श्रेणी में आता है सबको मिल रही है। किसी दल से, किसी जाति से, किसी से भी भेदभाव ना करते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पूरी ताकत के साथ हर वर्ग को लाभ दिलाने का काम कर रही है। तो इस प्रकार राम मंदिर के आमंत्रण को आप ठुकराएंगे तो ये जनता में ये संदेश गया है और जनता ये मन बना चुकी है कि ये वो कांग्रेसी नेता हैं जो भगवान राम के आमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, जबकि वो हमारे आराध्य हैं। और प्रतिदिन हजारों की संख्या में कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व और कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है। कांग्रेस की कोई नीति नहीं है। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हुआ है या जनता अभी भी कुछ सीटों पर उन पर विश्वास जता सकती है, तो नतीजे ही बताएंगे। अशोक जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ, ये बताइए कि जैसा कि संजय जी भी कह रहे थे कि इस बार का जो चुनाव है उसमें मुद्दे कुछ अलग देखने को मिल रहे हैं। राम का मुद्दा तो गूंज रहा है, तो मान ले क्या कि इस बार का चुनाव जो है पूरा राम भरोसे है? नहीं, देखिए क्या है, पहले यही कांग्रेसी हर बार हम लोगों को व्यंग्य कसते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी वहीं बन गया, तारीख भी बता दी। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं ना, तो इसमें क्या बुराई है? अगर हमने राम मंदिर के निर्माण में और राम मंदिर 500 साल के उस तपस्या को, विरासत जो पूर्वज हमारे खप गए, और उसके बाद अगर 500 साल बाद देश को हम लोग धन्य हो गए कि हमने राम मंदिर का निर्माण होते देखा और भगवान राम लल्ला वहाँ विराजमान हुए, तो मुद्दे जनता के बीच से आ रहे हैं, जनता खुद इसको स्वीकार कर रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है? उनको तकलीफ क्यों हो रही, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? चलिए ठीक है, तो कांग्रेस के अभी मित्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे आपका। लेकिन संजय जी, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछना चाहूंगी, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी मैदान में दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं या छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, और लगातार उन सीटों पर भी एक सीट पर बीजेपी फोकस कर रही है। लेकिन कांग्रेस का वो फोकस नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के जो दिग्गज है वो नहीं पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिस तरीके से बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है। तो उससे यह भी मान लिया जाए कि कांग्रेस ये सोच रही है कि ये सीट ज्यादा इंपैक्टफुल रहने वाली नहीं है, तो इनको छोड़ दो, बाकी सीटों पर फोकस कर लो। आपका आकलन एक तरह अपनी जगह सही है, और निश्चित रूप से कांग्रेस जिस स्ट्रेटजी के साथ इस चुनाव में आई है उस पर सवाल उठने लाजमी है, और सवाल उठ भी रहे हैं कि वो ये मान के चल रही है कि शायद उसके भाग्य में कुछ ऐसा होगा और वो कुछ सीटें जीत जाएंगी। जहाँ भी कांग्रेस संघर्ष में है वहाँ नेतृत्व के कारण नहीं है, बल्कि वहाँ प्रत्याशियों की पर्सनालिटी, जो सोशल इक्वेशंस हैं, जो सामाजिक समीकरण है, उसके कारण हैं। 3-4 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस को मतलब लड़ाई में अच्छा माना जा रहा है, लेकिन जो अच्छा माना जा रहा है उसके पीछे उनका प्रत्याशी और वहाँ का समीकरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने इस चुनाव को बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। जैसा दिखा वैसा हम बता रहे हैं। अगर वो गंभीरता से उन्होंने लिया होता तो शायद कुछ रणनीतिक रूप से, जिस तरह भाजपा में एक अभियान चला करके कांग्रेस के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, उन्हें भाजपा में शामिल कराया जा रहा है, उसके लिए कुछ भी उन्होंने नहीं किया। सामान्य रूप से कोई बयान जारी कर दिया, इसके अलावा उनका कोई प्रयास नहीं दिखता है। तो देखिए, ज़मीन पर संघर्ष तो कार्यकर्ता करते हैं, नेता करते हैं। एक एक करके नेता और कार्यकर्ता अगर किसी क्षेत्र से बाहर होते जाते हैं, चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन और हम आपको जानकारी दे दें कि गुना के अशोकनगर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से क्या कहा है कि आप अपने नेता केपी सिंह यादव की फिक्र करना छोड़ दीजिए। बीजेपी सिंधिया और यादव के तौर पर जिले को 2 नेता देगी। केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है। केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना, आपको करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की
और केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों, आपको 2 नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव भी मिलेंगे। तो चलिए माया नरोलिया से इसका रिएक्शन ले लेती हूँ। माया जी, केपी यादव पहले नाराज भी चल रहे थे, तो मंच से गृह मंत्री अमित शाह उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर जब भी हमने देखा है कि मंच से अगर गृह मंत्री अमित शाह किसी के लिए कह देते कि इसको बड़ा आदमी बनाऊंगा, फिर वो बड़ा आदमी बन जाता है, तो एक संदेश देने की कोशिश मंच से हुई है? केपी यादव भी हमारे पार्टी के बहुत अच्छे नेता है और ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है कि टिकट हमें किसे देना किसे नहीं देना। राष्ट्रीय नेतृत्व में ज्योतिरादित्य जी को टिकट दी, वो भी हमारे नेता हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा संगठन उनके साथ है, पूरे कार्यकर्ता उनके साथ है। और ये अमित शाह भाई ने जो केपी यादव के लिए बोला है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, अमित भाई हों, मोदी जी हों, नड्डा जी हों, जो कहते हैं वो करते हैं। निश्चित रूप से केपी यादव के लिए उन्होंने जो कहा है वो होगा। केपी यादव भाई भी काम कर रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं और सब जीतेंगे, कोई गुस्सा नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सबकी अपेक्षा होती है कि हम काम कर रहे हैं, हमें टिकट मिले, थोड़ी देर के लिए उसके मन में आता है कि मुझे मिलना था। फिर जैसे ही हमारे संगठन के निर्देश होता है, पूरी ताकत के साथ हमारा कार्यकर्ता और हमारा नेता लग जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। ठीक है संजय मिश्रा जी, अभी आप सुन रहे थे, अमित शाह का बयान भी आपने सुना, माया नरोलिया क्या कह रही हैं इस पर ये भी आपने सुना। हम एक तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से कार्यकर्ता नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश करते हुए मंचों से भी नजर आ रही है। तो इसको एनालिसिस कीजिएगा, इसको समझाइएगा थोड़ा। देखिए, बहुत अच्छा बयान है एक तरह से अमित शाह का ये, और वो समझ रहे हैं कि गुना की चुनौती है क्या। वहाँ यादव मतदाताओं की संख्या बहुत काफ़ी संख्या में है, और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने केपी यादव पर दांव लगाया था और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका इकबाल उस पूरे इलाके में बुलंद है, जिनकी राजशाही का जलवा इस तरह है कि दूसरे क्षेत्रों पर भी उनका असर रहता है, लेकिन वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का खाता खोला था, वो गए थे। और जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद जो पार्टी के अंदर जो रस्साकसी हुई, दो बार केपी यादव को पार्टी ने, प्रदेश नेतृत्व ने बुलाया, समझाने की कोशिश की, दोनों में बिल्कुल एक मंच पर बैठने की रजामंदी नहीं होती थी। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, और टिकट कटने के बाद भी जिस तरह से उन्होंने बस इतनी सी बात कही कि हम पार्टी नेतृत्व के निर्णय के साथ हैं, बाकी अगर पार्टी चाहेगी तो प्रचार में उतरेंगे, नहीं चाहेगी तो आगे देखेंगे। पार्टी ने उन्हें दूसरे क्षेत्र में भेज दिया। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस ने वहाँ एक यादवेंद्र यादव को उतारा है, और वहाँ की वो समस्या अमित शाह और पूरी पार्टी समझ रही है कि केपी यादव के हटने, यादवेंद्र के लड़ने के बाद जो इक्वेशन बन रहे वो किस तरह के बन सकते हैं। तो अमित शाह ने जो कुछ वहाँ कहा है वो एक बड़ा सिंपैथी गेम है, और शायद उन्होंने बहुत सही समय पर इसे मैनेज करने की कोशिश की है, संदेश देने की कोशिश की है, और एक बड़े मतदाताओं के बीच में एक अच्छा संदेश उन्होंने दिया है। शायद ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी कही जाएगी इसे। तो वही तो बात है सर कि हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है, जो मैनेजमेंट करती है, वो काबिले तारीफ इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए कार्यकर्ता नाराज है तो कार्यकर्ता कहीं बागी ना हो जाए, वो उसको पूरा मैनेज किया जाता है। तो आप लोगों से मैं बातचीत करती ही रहूंगी, लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट हम दर्शकों को दे दें कि लोकसभा के दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है, और इस दौरान विस्तार न्यूज आपको लगातार सारी अपडेट दे रहा है। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं। मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। हर एक सीट पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं। हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सभी 9 सीटों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मतदान हो रहा है। दमोह, होशंगाबाद, खजुराहो, रीवा, सतना, टीकमगढ़, तो छत्तीसगढ़ का कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव, जहां से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदान प्रतिशत क्या हुआ, कितना मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, ये भी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कई जगह से बेहद सुखद और खूबसूरत तस्वीर सामने निकल कर आ रही है कि लोकतंत्र के महापर्व का
अहमियत लोग समझते हुए नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 9 सीटों पर मतदान हो रहा है और टीवी स्क्रीन पर देखिए दमोह, होशंगाबाद, खजुराहो, रीवा, सतना, टीकमगढ़, कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में वोटिंग जारी है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। कहीं शादी का जोड़ा शादी के बाद सीधे वोटिंग करने पहुंचता दिखाई दे रहा है, तो कहीं बुजुर्ग महिला पहुंच रही हैं, तो कहीं फर्स्ट टाइम वोटर्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीर देखिए, समझिए। और खास बात इस बार चुनाव में देखने को मिल रही है कि महिला मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र तक पहुंच रही हैं और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। तो वही सतना के कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा ने सपरिवार पॉलिटेक्निक कॉलेज आदर्श मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मतदान किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिस तरीके से पिछले 6 चुनाव लगातार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती और विकास के नाम पे सतना के लोगों को ठगा गया, चाहे वो यहाँ का नौजवान हो, किसान हो या महिला हो, तमाम हर स्तर पे इनके साथ ठगी हुई। छोटे छोटे जो हमारे व्यापारी हैं, छोटे छोटे हमारे जो कारोबारी हैं, उनके साथ भी पूरे ज़िले में, पूरे क्षेत्र में बड़ा दुर्व्यवहार समय समय पर होता है। उसको रोकने के लिए, उसको इन परिस्थितियों को बदलने के लिए जनता चुनाव लड़ रही है। ये जीत मेरी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है और 100% जीत के लिए हम आशा। तो आपने देखा कि मतदान केंद्र तक मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और विस्तार न्यूज़ पल पल की अपडेट आपको लगातार दे रहा है। तो इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। संजय मिश्रा जी, आपका रुख पहले करूंगी क्योंकि हमने पहले भी बात की कि इस बार का चुनाव पहले के चुनाव से अलग तरीके का देखने को मिल रहा है। कई इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, जैसा कि कुछ देर पहले मैं चर्चा भी कर रही थी कि महिला मतदाताओं की संख्या इस बार बढ़ी है। पहले हम देखते थे महिला न राजनीति में खासा रुचि लेती थी और न मतदान केंद्र तक पहुंचती थी, जो इस बार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है। और देखिए 2019 के चुनाव के बाद जो परिणाम आए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टिप्पणी की थी वो बहुत गौर करने वाली है। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार माताओं बहनों के कारण आई है और बढ़ चढ़ कर के महिलाओं ने भाग लिया था उसमें, उस चुनाव में। और जो कल्याणकारी योजनाएं नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुरू की थी उसका असर था उन महिलाओं पर भी। उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभाई थी, ऐसा उन्होंने कहा भी था, ये स्वीकार किया था। और इस बार भी जो तस्वीर आ रही है विभिन्न मतदान केंद्रों से, उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत है। किसी भी मत विचार के आप हों, लेकिन मतदान के लिए ज़रूर निकलना चाहिए, ये बहुत शुभ संकेत है। और निश्चित रूप से इस बार जिस तरह से प्रथम चरण में मतदान प्रतिशत कम हुआ, लगभग 8% से ज़्यादा मतदान कम हुआ था, तो वो एक चिंता की बात थी। और इस बार चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों ने भी इसे समझा है कि मतदान कम होने के जो दुष्परिणाम होंगे वो अलग अलग ढंग से आएंगे सामने, इसलिए सबने कोशिश की है। तो देखिए, महिला मतदाता जब घर से बाहर निकलकर पहुंचती है तो कई संदेश देने की कोशिश होती है, जैसे कि संजय मिश्रा भी समझा रहे थे। तो छतरपुर का रुख कर लेते हैं। छतरपुर में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने भी मतदान किया। बता दें कि गड़ा गांव में पोलिंग बूथ पर जाकर धीरेन्द्र शास्त्री ने वोट डाला है और कहा है कि सबसे पहले मतदान, बाद में जलपान। तो चर्चा हम कर रहे हैं और लगातार गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। संजय मिश्रा जी स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार है माया नरोलिया, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनसे भी लगातार बातचीत हो रही है। माया जी, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप सुन रही होंगी कि महिला मतदाताओं की संख्या इस बार बढ़ी है। मैं फिर एक बार महिलाओं पर आ जाती हूं, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच में पहुंचते हैं तो वो महिलाओं को सशक्त करने की भी बात करते हैं, नई नई योजनाओं महिलाओं के लिए लाने की बात करते हैं। तो जो ये महिलाओं की संख्या मतदान केंद्र के बाहर ज्यादा दिखाई दे रही है, तो उससे आप लोगों के लिए शुभ संकेत है, क्या आप भी मान रहे हैं? बिल्कुल शुभ संकेत है,
मध्य प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे और मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है और अभी हमारी केंद्र में मोदी जी की सरकार भी हमारी महिलाओं का वोट प्रतिशत सबसे अधिक होगा और मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, राज्यसभा की सदस्य होने के नाते उनका अभिनंदन करती हूं कि इस बार के लोकसभा मध्य प्रदेश के चुनाव में उन्होंने 6 बहनों को टिकट दिया है। पिछली बार मध्य प्रदेश में 4 बहनों को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, इस बार 6 बहनों को बनाया है। इससे ज़्यादा महिला सशक्तिकरण राजनीति में और क्या हो सकता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 बहनों को मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सदस्य के रूप में भेजा है। हमारी कविता पाटीदार जी, सुमित्रा वाल्मीकि जी पहले राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हैं। इसके बाद मैं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और एक जमीनी कार्यकर्ता को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने राज्यसभा सांसद के रूप में हमें नामांकित किया है। इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण का उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। मोदी जी की कैबिनेट में 11 महिला मंत्री हैं। महिला सशक्तिकरण निरंतर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, लाखों बहनों के जीवन में उजाला लाने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर शौचालय बनाकर देने का काम किया है। नल जल योजना के माध्यम से हर घर स्वच्छ जल देने का काम किया। अनेक महिला हितैषी योजना, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाखों महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं हुई हैं और उन्होंने दूसरों को भी सशक्त किया है। इससे ज़्यादा जीता जागता उदाहरण महिलाओं के लिए क्या हो सकता है। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के अंदर जनता में विश्वास है। जनता विश्वास भरी नज़रों से मोदी जी को देख रही है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और हम पूरी जवाबदारी, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहते हैं कि अब की बार 400 पार और मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे देश को सोने की चिड़िया और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और यही वजह है माया जी, आप लोग लगातार हर सीट पर मेहनत कर रहे हैं क्योंकि 400 पार का नारा है और इस नारे को पूरे करने के लिए कड़ी मेहनत की तो जरूरत है। माया जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम बातचीत करने के लिए और संजू जी आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो चले खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा सीट के लिए वोटिंग जारी है। बीजेपी से दर्शन सिंह मैदान में है तो वहीं कांग्रेस ने संजय शर्मा को मैदान में उतारा है और ऐसे में लोगों के बीच पहुंचकर हमारे सहयोगी श्याम सिंह तोमर ने लोगों से खास बातचीत की है। राय जानिए लोगों की। सबसे बड़े लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं और लोकतंत्र का ये जो दृश्य है वो हमारे सामने है। 6:30 बजे से लोग लाइन में लगे हुए हैं केवल इसलिए कि अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर पाएं। इस समय हम नर्मदापुरम के मालाखेड़ी क्षेत्र में हैं। मालाखेड़ी गांव है, ग्रामीण इलाका है, लेकिन उत्साह चरम का है। मेन तो रोजगार का मुद्दा है। बच्चों को रोजगार मिले, पढ़ाई की अच्छा मतलब सुधार हो पढ़ाई में भी और व्यवसाय अच्छा हो, महंगाई पे अंकुश लगे थोड़े सा। अधिकार का प्रयोग करने आई हैं? जी सर, वृद्ध पेंशन बढ़ना चाहिए। आपका मुद्दा ये है कि वृद्धावस्था की जो पेंशन है वो बढ़ना चाहिए। अकेले आदमी हम, पति नहीं, पुत्र नहीं। बच्चे बूढ़े नए बच्चे हैं, उनके लिए रोजगार मिले सर, और कुछ नहीं। रोजगार मिलेगा तो सब कुछ होगा। मुद्दे लोग बेरोजगारी के पीछे परेशान है बस, और महंगाई तो ऐसी है, इंसान खुद कोशिश करे तो कमा सकता है, आगे बढ़ सकता है। नर्मदापुरम का ये मालाखेड़ी है और यहाँ पर हमने लोगों से बात की, आधी आबादी यानी महिलाओं से बात की। वो कहते हैं कि रोजगार और बेहतर शिक्षा और विकास की ज़रूरत तो है, लेकिन देश में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए वो वोट करने आए हैं। देश में जो अब तस्वीर बदल रही है उसके लिए वोट करने आए हैं। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए नर्मदापुरम से। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन महा कवरेज लगातार लोकतंत्र के महापर्व की जारी है। तो खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप विस्तार न्यूज़ के साथ बने रहें। नमस्कार।